मेरा देवर औरतों की मसाज करता, औरतें भी खुशी खुशी देवर से मसाज करवा लेती थी। मेरा अक्सर दिल करता कोई मुझे भी मसाज करे, मगर शर्म के मारे देवर को ना कहती। लेकिन एक रात बहुत थकी हुई थी, देवर को कहा लाइट बुझाओ और मेरी मसाज कर दो। मेरे होश उड़ गए। देवर ने तो मेरी रोज के मुताबिक मैं सुबह सवेरे ही उठती थी। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत से या कामकाज से घबराती थी, मगर मैं इस कदर कामकाज भरी जिंदगी से थमने लगी थी। मैं अब कुछ वक्त आराम करना चाहती थी। पिछले 5 साल से मेरा एक ही रूटीन था और मेरे रूटीन में रात भर फर्क नहीं आया। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाना, उसके बाद घर की जरूरी काम निपटाना और उसके बाद पति के साथ खेतों में रवाना हो जाती। फिर दिन के वक्त वापस आती और आकर खाना बनाती। घर के और कामों को सारे अंजाम दिया करती थी। घर में मेरे अलावा और कोई औरत नहीं थी। नया घर की जिम्मेदारियां मुझ पर अकेली ही थी। इसके साथ साथ खेतों में जाना, वहीं पर कामकाज करना मेरा काम था। इन सब से मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। मैं जब सुबह घर से बाहर जाने लगती थी तो हमारे घर पर मोहल्ले की और करीबी गांव की औरतें मेरे देवर के पास मसाज करवाने के लिए आ जाती थी और शाम तक उनका आना जाना लगा रहता था, क्योंकि मेरा देवर घर पर ही रहता था और उसके ऐसे काम से अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। वह पढ़ा लिखा था और खेतों में काम करता था। यही वजह थी कि मुझे अपने पति की मदद करवाने के लिए खेतों में जाना पड़ता था। हमारे गांव का ये रिवाज था कि सभी औरतें अपने पति के साथ मिलकर ही काम करवाया करती थी और उसका हाथ बटा या करती थी। पति का हाथ बटा के चक्कर में मैं खुद थकान से चूर चूर हो जाती थी। मेरा भी थकान से बहुत बुरा हाल हो जाता था। मेरा भी कभी कभी दिल करता था कि मैं अपने देवर से मालिश करवा लूं, मगर हमेशा शर्म और लिहाज की वजह से मैं चुप हो जाती थी। मेरा देवर बहुत अच्छी आदत का इंसान था। वह किसी से भी ज्यादा फालतू की बात नहीं करता था और मेरे ससुराल में भी यही रिवाज था। देवर से ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं थी। मेरे पति ने मुझे पहले ही दिन बात कह दी थी कि हमारे यहाँ औरतों का मर्दों के साथ ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं किया जाता है। मैं खुद भी कम बोलती थी। मैं भी जरूरत के वक्त ही उसके साथ बात किया करती थी और तीनों वक्त मैं उसके कमरे में खामोशी से खाना रख कर आती थी। कभी कभी उसका मूड होता तो वो हम दोनों मियाँ बीवी के साथ खाना खाता। ज्यादातर वह अपने कमरे में ही रहता था। अपने कमरे के साथ ही उसने एक और कमरा बनाया हुआ था, जहाँ वह अपना काम धंधा करता था। मुझे अपने देवर की समझ नहीं आती थी। वैसे तो वह बहुत खामोश और शर्मीला था, मगर मैं अक्सर सोचती थी कि फिर यह ऐसा काम कैसे कर लेता है। औरतों को मसाज देने से शर्म नहीं आती? मुझे तो सोचकर ही शर्म आने लगी थी। जब मैं अपने पति से यही बात कही तो वो हंसकर कहने लगे कि इसका तो ये काम है और रोजगार भी उसी से ही चलता है। अगर वह अपने काम पर शर्माएगा तो खाएगा कहाँ से? उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। कभी कभार जब मैं काम से बहुत थकी हारी होती तो मेरा दिल करता था कि मेरा भी जिस्म कोई दबा दे कि मेरी थकावट दूर हो सके, मगर मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार किसी से भी नहीं कर सकती थी। मेरी शादी को उस वक्त सिर्फ 2 साल हुए थे। मेरी सास का देहांत हो गया था। उसके बाद फिर सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। उनकी मौजूदगी में मैंने एक पल भी सुख का सांस नहीं लिया था। 2 साल मैंने जैसे कांटों पर बसर किए थे। वह पल पल मुझ पर निगाह रखती थी। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनकी निगाह हर चीज पर होती थी। मैं उस माहौल से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मेरी शादी के 1 साल बाद उन्होंने मुझे औलाद न होने के ताने देने शुरू कर दिए थे। मैं उस बात पर बहुत रोती और गिड़गिड़ाती, ऊपर वाले से रो रो कर दुआ मांगती थी मेरी जल्दी से जल्दी गोद भर दे ताकि मुझे अपनी सांस के तानों से छुट्टी मिल सके। मगर शायद मेरी किस्मत में अभी आजमाइश लिखी थी। मैं अभी एक औलाद से महरूम थी। फिर एकदम से मेरी सास बीमार रहने लगी थी। बहुत ही हकीम और डॉक्टर से उनका इलाज करवाने की कोशिश की गई, मगर उनकी बीमारी किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी। उनके दोनों बेटे उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मेरे ससुर का बहुत साल पहले देहांत हो गया था। मेरी सास ने उन दोनों का माँ बाप दोनों बनकर अकेले ही पाला था, तो वो बहुत गुस्से मिजाज वाली औरत थी। उन्होंने सारी जिंदगी बहुत शराफत से गुजार दी थी। उनके माँ बाप ने उन्हें दूसरी शादी करने का बहुत जोर दिया, मगर अपने बच्चों की वजह से उन्होंने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी
अपने दोनों बेटे के लिए कुर्बान कर दी। शायद यही वजह थी कि उनके दोनों बेटे भी उनकी बहुत ज्यादा कदर करते थे और माँ की हर बात उनके लिए हुक्म का पालन करना होता था। जब मेरी सास बीमार पड़ गई तो दोनों बेटे उनके चपाई के साथ लगकर बैठे रहते थे और तमाम पूंजी अपनी माँ के इलाज में खर्च कर दिए, ये सोचकर कि शायद उनकी माँ बच जाए, मगर वो जिंदगी ही इतनी लेकर आई थी। चंद महीनों के बाद वो विदा हो चुकी थी। उसके बाद जहाँ मैंने सुख का सांस लिया, वहीं पर घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी। घरेलू काम के साथ साथ मुझे अपने पति के साथ जाकर खेतों में काम करना भी पड़ता था। मेरी सास की बीमारी के दौरान मेरे पति और देवर बहुत कर्ज चढ़ा चुके थे, जिसकी वजह से हमारे हालात काफी हद तक खराब हो चुके थे और कर्ज उतारने के लिए ही हम तीनों बंदे ही अपनी जगह पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे ताकि जल्दी से इस कर्ज से छुटकारा पा सके। अब जब मैं कामकाज करने के बाद अपने पति के साथ खेतों में जाने लगी, तब हमारे घर में औरतें का आने का सिलसिला शुरू हो जाता। हम उम्र की औरतें लड़कियां मेरे देवर के साथ आती थी। मैंने आज तक कभी किसी से अपने देवर के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। सब लोग ही उसकी शराफत के बारे में गवाही देते थे, मगर एक दिन बहुत अजीब बात हुई। उस दिन मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए जब घर में आई तो मैंने अपने मोहल्ले की लड़की अमायरा को देवर के कमरे में रोते हुए बाहर जाते देखा। मैं यह मंजर देखकर हैरान ज्यादा रह गई। शादी के 5 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। मेरे देवर की शराफत का सारा जमाना गवाही देता था और वह एक भला लड़का था, जिसकी वजह से आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची थी। तो फिर वह लड़की इस तरह से रोते हुए वहां से क्यों गई थी? मैं ये देखकर परेशान हो गई और कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। उसके बाद घरेलू जिम्मेदारियां में लगकर मैं इस बात को जैसे भूल गई थी। कुछ दिन बाद जब मैं खेतों से वापस आ रही थी तो वह लड़की अपने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखकर वह मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगी। मैं उसे जल्दी जल्दी बात करके जान छुड़ाकर घर जाने के चक्कर में थी, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना था और फिर पति को देने के लिए वापस जाना था, मगर वह बातें खत्म करने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब अचानक उसकी एक बात सुनकर मैं चौंक गई। वह मेरे देवर के बारे में बात करने लगी कि मेरे देवर ने उसके साथ अच्छा नहीं किया मेरे साथ। बहुत बार पूछने पर भी उसने उस बात के बारे में नहीं बताया कि मेरे देवर ने क्या किया। इतनी बात कहने के बाद वह अपने घर में वापस चली गई थी और मैं उसके बारे में सोचते हुए घर वापस आ गई। मैं परेशान हो चुकी थी कि ना जाने क्या बात है। उस दिन वह क्यों रोती हुई वापस जा रही थी। उस लड़की की शोहरत हमारे मोहल्ले में ठीक नहीं थी। अक्सर मेरे पति उसके बारे में बात करते थे कि उसकी वजह से मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है, मगर मैं नहीं जानती थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है। वो उसके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। मेरा मोहल्ले की किसी औरतें से इतना मिलना जुलना नहीं था, ना ही किसी से इतना उठना बैठना था कि मुझे ऐसी चटपटी मसालेदार बातें सुनने को मिलती। इस बात को मैंने अपने पति के साथ करने के बारे में सोचा, मगर वही मेरी कमजोरी। ये 10 जब तक मेरे पति के आने का वक्त हुआ तब तक घर की जिम्मेदारी में मैं इस बात को जैसे भूल गई थी कि मुझे उनसे कोई बात करनी थी। दिन इसी तरह तेजी से गुजरने लगे थे और उस दिन हम दोनों मियाँ बीवी खेतों में काम कर रहे थे कि जब मोहल्ले का एक आदमी भागता वहां पर आया और हमें जल्दी से घर वापस चलने के लिए कहने लगा। हम दोनों ये सुनकर परेशान हो गए, ना जाने क्या बात हो गई है। तेज कदम उठाते जब हम दोनों घर में वापस आए तो बहुत ज्यादा औरतों का मजमा लगा हुआ था। औरतें और मर्द वहां पर इकट्ठे हुए थे और ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हम दोनों जब अंदर घर में दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। सामने ही मेरा देवर मेरे मुंह की तरफ सर झुकाए खड़ा था और उसके चेहरे और हालात से लग रहा था जैसे उसकी किसी के साथ हाथापाई हुई हो। वहां पर मौजूद मोहल्ले की औरतों की गवाही से मालूम हुआ कि मेरे देवर ने अमायरा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। अब अमायरा सर झुकाकर खड़ी थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह हिचकियां लेकर रो रही थी। उसकी हालात देखकर मैंने अपना दिल थाम लिया। एक नज़र जब मैं देवर की तरफ देखा, वो शर्म से जैसे जमीन में गड़ा जा रहा था। उसकी शक्ल से ही झलक रहा था। अमायरा की माँ बाप का कहना था कि मेरे देवर को अमायरा के साथ शादी करनी होगी, मगर मेरे पति सुनते ही बड़े हैरत में पड़ गए
और गुस्से से चिल्लाने लगे कि ये सब झूठ है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मोहल्ले के बाकी लोग भी मेरे देवर की शराफत की गवाही देने लगे। अमायरा की असलियत किसी से भी ढकी छुपी नहीं थी, मगर सवाल ये था कि वह ऐसा करेगी क्यों। अमायरा के माँ बाप का ये कहना था कि इसे अमायरा के साथ शादी करनी पड़ेगी। फिर मोहल्ले के बड़े लोगों ने बीच में बैठकर मामला रफा दफा किया। इसके बाद ये जरूर हुआ कि मेरे देवर की इज्जत पर जैसे धब्बा लग गया था और सबने उसके पास आना जाना छोड़ दिया था। वह सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता, बिल्कुल गुमसुम और खोया खोया। वह पहले भी बहुत कम बोलता था, मगर अब तो जैसे बात करना ही भूल गया था। उसकी हालात देखकर मुझे उस पर तरस आता था। मेरा दिल भी ये मानने को इनकार कर रहा था कि मेरा देवर ऐसा कर सकता है। मेरे पति ने बहुत कोशिश की कि वह उसके साथ खेतों में जाकर काम करे, मगर उसने सुनते ही साफ इनकार कर दिया। और फिर मेरे पति के दोस्त की वजह से उसके लिए शहर में नौकरी का बंदोबस्त हो गया था और वो शहर में ही एक किराए का कमरा लेकर रहने लगा। अब हम दोनों मियाँ बीवी घर पर अकेले रह गए थे। अक्सर मुझे अपने देवर की कमी महसूस होती थी। मेरे पति भी उसके लिए उदास रहते थे। मैं अक्सर यही सोचती थी कि कोई लड़की कितनी ही गिरी हुई क्यों ना हो, वैसे अपनी इज्जत का सरेआम तमाशा नहीं बना सकती। दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर भी भरोसा और यकीन था। मैंने उन 5 सालों में उसमें कोई भी खराबी नहीं देखी थी। मैं ये समझने से अनजान थी कि आखिर यह सब क्या था। दिन इसी कसम में गुजर रहे थे जब मुझे एक दिन जो खुशखबरी मिली, जिसको सुनने के लिए मेरे 5 साल से कान तरस गए थे। मैं बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। मेरे पति ने मुझे खेतों का काम छुड़वा दिया था और उन्होंने अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर रख लिया था। वह मुझे ज्यादा से ज्यादा आराम करने को कहा करते थे। मेरी तरह उन्हें भी अपनी औलाद के लिए बहुत खुश थे। हम दोनों ने इस खुशी के लिए इतने साल से इंतजार किया था। कुछ दिन के बाद मेरा देवर छुट्टी पर गांव वापस आए और मुझसे मिलने के बाद रोज के मुताबिक अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। अब मेरे पति रात देर तक खेतों में काम करते रहते ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल हो। अब होने वाली औलाद की वजह से उन पर जैसे जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। मैं आपसी घरेलू कामकाज से ही बहुत थक जाती थी। थकावट की वजह से मेरे जिस्म टूटने वाला हो जाता था। इस दिन भी मेरी बहुत बुरी हालत थी। मेरे पति अभी तक खेतों से वापस नहीं आए थे। मैंने सोचा कि आज मेरा देवर घर पर है, मैं उसे मसाज करवाने को कहती हूँ। मेरा जिस्म बहुत थकावट और बेचैनी महसूस कर रहा था। फिर मैं अपने देवर की कमरे में चली गई। मुझे देखकर वो चौंक गया। मैंने कुछ देर तो सोचा कि उसे कैसे बात करूं, मगर फिर ख्याल को एक जगह रखा और उससे कहा कि लाइट ऑफ करके अगर थोड़ी देर मेरी मसाज कर दो। तो अगली पल मेरे लिए हैरानी सब्र बन चुका था। जैसे राहुल अपनी जगह से उठा, उसके चेहरे पर डर के अंदाज होने लगे थे। नहीं भाभी प्लीज, मेरे पास एक मेरे भाई का रिश्ता रह गया है। मैं इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। अपने देवर की आवाज सुनकर मैं जैसे हैरत में पड़ गई थी। शर्मिंदगी से मुझे कदम उठाना भी दुश्वार हो रहा था। मेरा देवर ना जाने मुझे क्या समझ रहा था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई हूँ। ये सोचते सोचते ना जाने कब नींद की वादियों में खो गई थी। लेकिन मेरे देवर ने मुझे गलत क्यों समझा। मैं तो उसे सिर्फ मसाज के बारे में ही कहा था और अगले दिन सुबह सवेरे ही वो वापस चला गया था। फिर कुछ दिन बाद मुझे और पूरे मोहल्लों को ऐसी खबर सुनने को मिली जिससे हम सबके होश उड़ा दिए। उस दिन अमायरा ने सबके सामने रोते हुए इस बात का इकरार किया कि उसने देवर पर इल्जाम लगाया था। वो दरअसल उसके साथ शादी करना चाहती थी, उससे प्यार करती थी, मगर मेरा देवर तेरा एक शरीफ इंसान। उसने जवाब अमायरा को कोई इस बात से मना किया। उसे समझाने की कोशिश की तो अमायरा ने उल्टा उस पर इल्जाम लगा दिया कि मजबूर होकर उसके साथ शादी कर ले। इस बात में ज्यादा अमायरा का ही नुकसान हुआ था। उसके लिए रहे सही रिश्ते आने भी बंद हो गए थे। अब एक बहुत ही बड़ी उम्र के आदमी का उसके लिए रिश्ता आया था और कुछ दिनों में उसने शादी होकर यहाँ से चले जाना था। पूरे मोहल्ले के लोगों के दिल में जो मेरे देवर के लिए कांटा चुभ गया था, वह जैसे कहीं निकल गया था। और अब मेरा देवर भी जैसे सबकी गिरफ्तार था, शर्मिंदगी से खुद से नजरें चुराए फिरता था। अपने देवर के इस बात पर जैसे मेरे सीने से भी एक हंसी निकल गई थी।
मैं भी इस बड़े दिनों के बाद खुले दिल से मुस्कुराई थी और उसे कहा कि तुम्हारे दिमाग की हालत समझती हूँ और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। वह भी जैसे मेरी बात सुनकर हल्का फुल्का सा हो गया था और फिर वापस चला गया। अब उसने अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद कर लिया था और उसके साथ शादी करना चाहता था। हमें भला इस पर क्या ऐतराज हो सकता था। हमारे लिए यह काफी था कि वो अपनी जिंदगी में खुश और मगन रहे। हमने उसे खुशी खुशी से इजाजत दे दी और उसकी ये सब ठीक है। जब उसकी भतीजा इस दुनिया में आएगा तो वो तभी शादी करेगा। और फिर जब ऊपर वाले ने मुझे एक चांद सा बेटा दिया तो फिर हमने कुछ दिन बाद में उसकी शादी की तारीख तय की और अब मेरे देवर की शादी हो चुकी है और वो बहुत खुश है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।